इतना तो अधीश पहले ही समझ गया था कि उसकी सहायता, वो भी बिना मांगे ही सहायता करने वाले इस 8वें राजकुमार को बदले में उससे कुछ न कुछ हासिल करना है। 8वां राजकुमार ललितादित्य। कौन है ये व्यक्ति और क्या इसके इरादे वास्तव में वही हैं जो सर्पदेव ने बताया, या ये अधीश से कुछ और भी चाहता है? बाहर आते हुए अधीश सोच रहा था। अब समझ में आया कि इस काम के लिए मुझे क्यों चुना गया है। नीलमणि और बादल यानी काल विजय के सदस्यों का नाम विशेष रूप से दिया गया था। इनमें भी वही एक बात समान थी, अंधेरी शक्तियां, जो 8वां राजकुमार अपने शत्रुओं में देख रहा था। इसके अलावा अधीश के पास खुद भी अंधेरी शक्ति के कई मंत्र थे। जाहिर सी बात है कि 8वें राजकुमार और उसके सहायकों में से किसी के पास भी ये शक्तियां नहीं हैं, और चूंकि अधीश पहले ही 2 मांत्रिकों को मार चुका है जिनके पास अंधेरी शक्ति के मंत्र थे, बस इसीलिए उसे इस काम के लिए चुना गया है। अब अधीश के मन में यह भी आ रहा था कि उसके परिवार की सहायता और रक्षा करने वाली बात भी पूरी तरह से गलत है। मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार कभी इतना कमजोर हो सकता है कि उन्हें बाहरी व्यक्ति से सहायता की जरूरत पड़े। यहाँ अधिपति कैलाश और आचार्य कश्यप जैसे लोग मौजूद हैं अभी। अधीश ने सोचा। साफ था ये लोग मदद के नाम पर उसके घर में आकर बैठ गए थे, और अब अधीश को ना चाहते हुए भी उनकी मदद करनी थी। एक तरह से पूरे महल पर ही उनका कब्जा हो चुका था, और अधीश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सर्पदेव और उसके साथी संख्या में बहुत अधिक थे। अधीश के जाते ही बूढ़े मांत्रिक सर्पदेव से विचार विमर्श करने पहुंच गए थे। सर्पदेव ने कहा, वो तो मान गया है, अब हम जल्दी ही अपने असली उद्देश्य तक भी पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। कहकर वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। दोनों बूढ़े मांत्रिक भी उसके साथ हंस पड़े। जब अधीश वापस महल में गया तो उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। अमृत हमेशा की तरह सामान्य और प्रसन्न दिखाई दे रही थी, लेकिन माधवी के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो अधीश से बहुत नाराज है। अधीश ने सोचा, हे ईश्वर, उन शत्रुओं से लड़ने से अधिक कठिन तो माधवी को मनाना है। फिर भी कोशिश तो करनी ही थी, और अधीश जल्दी ही अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। रात्रि भोजन उसने पूरे परिवार के साथ ही बैठकर किया, और अपने साथी मांत्रिक बम्मन का भी परिचय सबसे करवाया। भोजन के बाद अधीश अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया, और उसने बम्मन को बुला भेजा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और बम्मन आकर खड़ा हो गया। महाशय, आपने मुझे बुलाया? बम्मन हमेशा ही कुछ रहस्यमय दिखाई देता था, लेकिन फिर भी अधीश के सम्मान में वो कभी कमी नहीं करता था। अधीश ने पूछा, इस सारे मामले के बारे में तुम क्या सोचते हो बम्मन? बम्मन एक पल के लिए चौंका, लेकिन अधीश उसकी मानसिक क्षमता के बारे में अच्छे से जानता था, और उसे पता था कि झोपड़ी के बाहर से भी बम्मन ने उसकी और सर्पदेव की पूरी बातचीत सुन ली है। बम्मन ने उत्तर दिया, महाशय, मुझे पहले ही उनका मकसद पता चल गया था। क्षमा कीजिए, लेकिन मैंने आप दोनों की सारी बातचीत सुन ली थी, और यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने विचार बताना चाहता हूं। अधीश जानता था कि बम्मन के पास न सिर्फ शक्तियां उससे अधिक हैं, बल्कि उम्र और अनुभव भी अधीश से ज्यादा ही है। और वास्तव में बम्मन ने सर्पदेव की बातों को सुनकर जो निष्कर्ष निकाला था, उसे जानकर अधीश हैरान रह गया। इतने दूर की बात तो वो भी नहीं सोच सका था। अधीश का इशारा पाते ही बम्मन बोला, महाशय, सर्पदेव को यहाँ भेजा गया है। उसका एक उद्देश्य आप पर एहसान करके आपकी सहायता 8वें राजकुमार के लिए हासिल करना है। बल्कि वो चुन चुन कर उन लोगों को मारना चाहता है जिनके पास अंधेरी शक्ति के मंत्र हैं। और इसके अलावा बम्मन कुछ अटक रहा था। अधीश ने कहा, साफ साफ कहो बम्मन, क्या बात है? बम्मन ने कहा, महाशय, मुझे लगता है वे आपके माध्यम से आपके गुरु सूर्यभान तक पहुंचना चाहते हैं। बम्मन की बात सुनकर अधीश दंग रह गया। उसने कहा, निश्चित रूप से ये सब मेरे गुरु के लिए है। मैंने नीलमणि और बादल को मारा है। जब ये बात उनके लिए इतनी बड़ी हो सकती है तो मेरे गुरु ने तो खुद काल विजय को ही मारा है। ये सब पक्के तौर पर गुरु सूर्यभान तक पहुंचने के लिए ही किया जा रहा है। बम्मन का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। काल विजय को मारने के बाद गुरु सूर्यभान का नाम दूर दूर तक के राज्यों तक सुनाई देने लगा था। अधीश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, गुरु सूर्यभान के मुकाबले अब भी कुछ नहीं था। आखिर उनके पास था अंधेरी शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ अंधकार नेत्र। बस इसीलिए 8वां राजकुमार अधीश के साथ मित्रता करना चाहता था। अधीश ने आगे कहा, तुम्हारा अंदाजा ठीक है बम्मन,
लेकिन क्या तुम्हें पता है मेरे गुरु सूर्यभान ने अंधकार नेत्र विकसित किया है? वैसे अधीश जानता था कि बम्मन को निश्चित रूप से इस बारे में पता होगा, लेकिन बम्मन को प्रज्वल के बारे में भी पता था और निखिल चंद्र के जहाज के बारे में भी। आखिरकार वो कई सदियों से इस धरती पर था। अधीश का सवाल सुनकर बम्मन ने एक गहरी सांस ली। महाशय, शायद आप नहीं जानते, यह अंधकार नेत्र महान मांत्रिक अधिप्रकाश द्वारा विकसित किया गया था। ये वही थे जिन्होंने अनेक मांत्रिकों को एकता के सूत्र में बांधा और विभिन्न आयामों पर विजय प्राप्त की। अधीश ने कहा, हाँ बम्मन, ये सब मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि पूरी बात क्या है। बम्मन ने कहा, महान मांत्रिक अधिप्रकाश के अलावा कोई भी इसे विकसित या स्थिर करने में सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कहा जाता है कि इस अंधकार मंत्र के साथ एक शाप जुड़ा हुआ है। जिस किसी मांत्रिक ने भी इसे हासिल करने की कोशिश की है, उसे कुछ न कुछ गंवाना ही पड़ता है। किसी किसी को तो अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ गया। अधीश ने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। आपका इस बारे में क्या विचार है? मुझे अंधकार नेत्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए या नहीं? बम्मन इस समय काफी असहाय महसूस कर रहा था। वो जानता था कि अधीश उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। एक शक्तिशाली अंधेरी शक्ति बहुत बड़ा प्रलोभन होती है और कोई भी मांत्रिक इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन वो किसी भी तरह अपने स्वामी से अपने मन की बात छिपा नहीं सकता था। उसने कहा, मुझे डर है कि कहीं आप भी वो अंधकार नेत्र प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो। बम्मन ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, फिर बोला, आपके गुरु के पास तो पहले से ही इस मंत्र का एक हिस्सा है, इसलिए मुझे लगता है कि एक ना एक दिन आपको वे अंधकार नेत्र जरूर देंगे। अधीश मुस्कुराया, तुम्हें इस बात से डर है ना कि यदि मैं वो मंत्र हासिल करने की कोशिश करता हूं तो कहीं मुझे कुछ हो गया तो? बम्मन ने सर झुका लिया और अधीश हंस पड़ा। ठीक है बम्मन, जाओ अभी जाकर आराम करो। फिलहाल उस मंत्र को हासिल करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बम्मन की चिंता वास्तव में जायज ही थी। अधीश के जीवन के साथ ही तो उसका भाग्य जुड़ा हुआ था। यदि मंत्र को स्थिर करते समय अधीश को कुछ हो गया तो दास अनुबंध के प्रभाव से बम्मन भी मारा जाएगा, क्योंकि अधीश की चेतना में छिपे प्रज्वल का एक हिस्सा दास अनुबंध में भी तो था, और यही प्रज्वल अधीश के जीवन के साथ बम्मन के जीवन को जोड़े हुए था। बस इसी कारण बम्मन घबरा रहा था। वो सदियों बाद उस कारागार से बाहर निकला था और अब इस दास अनुबंध में फंस गया था, और अब 100 साल होने से पहले वो कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। फिलहाल अधीश के आश्वासन से उसके मन को थोड़ी शांति मिली थी। भैया जी, चलकर भोजन कर लीजिए। अधीश को दरवाजे के बाहर अपने पुराने सेवक बलदेव की आवाज सुनाई दी तो उसने बम्मन को जाने का इशारा किया और खुद भी उठ खड़ा हुआ। बम्मन उसे प्रणाम कर कमरे से निकल गया। भोजन के बाद अधीश जब अपने कमरे में आया तो माधवी और अमृत दोनों वहीं थी। माधवी अब भी उससे कुछ नाराज सी दिखाई दे रही थी। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ वो अधिक सुंदर हो गई थी, फिर भी एक मासूमियत उसमें बाकी थी, और रूठी हुई माधवी सच में एक नन्ही बालिका जैसी ही दिखती थी। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, माधवी दोनों बच्चों को गोद में उठाकर वहां से चली गई। अमृत अब भी वहीं बैठी हुई थी, लेकिन अब तक वो कुछ बोली नहीं। अधीश ने कहा, क्या बात है अमृत, तुम भी मुझसे नाराज हो? एक तुम्हारे ही भरोसे तो मैं कहीं भी जा सकता हूं और अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेता हूं। अधीश के स्वर में कुछ गीलापन सा था जो अमृत के हृदय को छू गया। अमृत बोली, नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बस मैं थोड़ी चिंतित हूं आपको लेकर और इन हालात को लेकर। अधीश बोला, मैं जानता हूं अमृत, जिन दिनों मैं यहाँ नहीं रहता तुम्हें और बाकी सबको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। मैं सच कहूं तो ये सब भी मेरी वजह से ही है, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। अमृत ने पूछा, क्या इस बार आपको जल्दी मंदार नहीं जाना है? अधीश बोला, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता कहीं भी नहीं जाना है। मैं यहीं रहूंगा, सबके साथ, तुम्हारे साथ। इतना कहकर उसने अमृत को कसकर गले लगा लिया। फिर भी उसे लग रहा था कि कुछ है जो अमृत कह नहीं पा रही है। उसने धीरे से अमृत का चेहरा ऊपर उठाया और पूछा, और भी कोई बात है ना अमृत? अमृत ने अब की बार अधीश की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे एक और बच्चा चाहिए। क्या? अधीश चौंक पड़ा। ये बिल्कुल ही अलग बात थी। उसे लग रहा था कि अमृत किसी परेशानी में है, लेकिन ये क्या बात हुई? अमृत ने उसकी आंखों में प्रश्न चिन्ह देखकर कहा, मैं गंभीरता पूर्वक ये बात कह रही हूं। बात थोड़ी लंबी है, क्या आप अभी सुनना चाहेंगे?
अधीश ने कहा। हाँ अमृत, बिल्कुल, साफ साफ कहो क्या बात है। अमृत ने अधीश को पूरी बात बताई। वास्तव में अमृत और माधवी के स्वभाव में बहुत अंतर था। माधवी बस यही चाहती थी कि अधीश हर समय महल में ही रहे, लेकिन अमृत समझती थी कि अधीश एक मांत्रिक है और कोई भी मांत्रिक हमेशा अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। विश्वाजी ने भी कोशिश की थी कि माधवी थोड़ी समझदार हो जाए और उसे जिम्मेदारी का एहसास भी हो, इसलिए उन्होंने महल की सारी जिम्मेदारी माधवी को सौंप दी थी। लेकिन वो उतनी अच्छी तरह से चीजें संभाल नहीं पाती थी जिस तरह अमृत सब कुछ कर लेती थी। माधवी को सिर्फ बच्चे संभालना ही पसंद था और यही काम उसे ठीक तरह से आता था। वो वर्तमान में प्रसन्न रहने वाली लड़की थी और भविष्य की चिंता नहीं करती थी, ना ही अपने दिल में कुछ छिपा कर रखती थी। लेकिन अमृत उससे बिल्कुल अलग थी। वो छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखती थी और इस समय तो बहुत सी चिंताओं से घिरी हुई थी। फिर भी ये बच्चा चाहने वाली बात बहुत अजीब थी। एक बार माधवी ऐसा कहती तो अधीश समझ सकता था, लेकिन अमृत के मुंह से ये सब सुनना वास्तव में अजीब था। अमृत ने कहा, जिस तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा है ना, यदि 8वां राजकुमार, वो जो कोई भी है, हमारी सहायता न करता तो पता नहीं क्या होता। और मैंने खुद सर्पदेव को अपने साथियों से बात करते सुना है कि एक सदस्य के मांत्रिक बनने के साथ ही उसके पूरे कुटुंब पर एक जिम्मेदारी और खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम भविष्य में पुरोहित परिवार का नाम बचाकर रखना चाहते हैं तो हमें अपना परिवार बढ़ाना ही होगा, ताकि आगे कुछ और मांत्रिक इस परिवार में जन्म ले सकें। आप तो जानते ही हैं कि हमारे दोनों बच्चों के पास मांत्रिक बनने के गुण नहीं हैं। अमृत की बात सुनकर अधीश वास्तव में चिंता में पड़ गया था। एक तरह से उसकी बात सही थी। फिर भी यदि परिवार बढ़ेगा तो अमृत की ही जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ये भी वो अच्छी तरह से समझता था। लेकिन फिलहाल उसे कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो वो अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ सकता था, ना ही हमेशा उनके साथ रह सकता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि जब तक उसका नाम इस परिवार के साथ जुड़ा रहेगा, इस पर खतरा मंडराता रहेगा। और अभी तो उसने 8वें राजकुमार की सहायता का भी वचन सर्पदेव को दे रखा था। क्या होगा अब अधीश का निर्णय? क्या एक बार फिर वो अपने परिवार को अकेला छोड़कर 8वें राजकुमार की सहायता करने जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।